ऑपरेशन होने के बाद मेरे को सांस आनी शुरू हो गई। मेरा मेरे को लगा ये टूट गया, मेरा नया जीवन आ गया। अब मेरे को लगा कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे लिए शायद भगवान की आए हैं। मैं राधा कृष्ण को मानती हूँ, तो शायद मेरे लिए तो वाकई राधा कृष्ण है। अगर आपको बहुत लाउड स्नोरिंग है, ये ऐसी स्नोरिंग है कि दूसरे कमरे में उसको सुनाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपके नाक से छाती के बीच में कोई बहुत बड़े मांस हैं जो उसको सांस को आवाज़ प्रदान कर रहे हैं। किस तरह के खर्राटे जो हैं वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। अगर वो अगल बगल के लोग कमरा छोड़ के जा चुके हैं या उसको बार बार बता रहे हैं कि भैया आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, तो जब सर्जरी कराने के बाद 10 to 20 डेज़ के बाद पेशेंट ऑलमोस्ट सारे कंफर्टेबल हो जाते हैं। इवन कि फर्स्ट डे के बाद, जैसे आपने हमें पेशेंट से बात करी है, जो हमारे थर्ड डे ऑपरेटिव केसेस भी हैं, उनको अब खुल के सांस आने लग गया है। 1 मिनट में मैं आपको जब 16 चीज़ें गिनवा सकता हूँ, तो आप अगर मेरी ये 5 मिनट की वीडियो समझकर अपनी एक प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे, तो फिर इससे ज़्यादा कोई आपको डेप्थ में नहीं समझाएगा। इस वक्त हम हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34A चंडीगढ़ के बाहर खड़े हैं। ये पूरी पड़ताल करेंगे कि जिस तरह के दावे डॉक्टर लवकेश मित्तल करते हैं, हीलिंग हॉस्पिटल करता है, क्या वो ईएनटी के मामले में, स्लीप एपनिया के मामले में भी वैसे ही खरे उतरते हैं या नहीं। बार बार डॉक्टर लवकेश मित्तल के बारे में सारे ही मरीज जितने भी आते हैं या तीमारदार हैं या जैसे मान लो आप पेरेंट्स हैं, तो बोलते हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। जब आप डॉक्टर साहब से मिलते हैं तो डॉक्टर साहब कहीं कहते तो नहीं है ये कि हाँ जाके कहीं भी अगर बात करो तो मेरी तारीफ कर देना। उनका एक नेचर ही ऐसा है, वो एज ए डॉक्टर नहीं आपकी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब बात करने का तरीका ना, उनको लगता नहीं कि हम डॉक्टर के सामने बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा फैमिली मेंबर की तरह काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का। ये मेरे शेड्यूल के हिसाब से अपना टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि मुझे अलग से टाइम निकाल के इनके पास आना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। इस वक्त हम हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34A चंडीगढ़ के बाहर खड़े हैं और आज हम यहाँ पहुंचे हैं इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने हमारा एक इंटरव्यू देखा था जिसमें डॉक्टर लवकेश मित्तल ने स्लीप एपनिया की बात की थी और ये बताया था कि इसकी सर्जरी किस तरह से होती है। आज हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं, यहाँ हम मरीजों से बात करेंगे कि उनकी सर्जरी किस तरह से की गई, कितनी उनको इस सर्जरी करवाने के बाद अच्छा महसूस हुआ और साथ ही साथ उनकी तबीयत अब कैसी है। डॉक्टर लवकेश मित्तल से पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस सर्जरी को करते हैं। उनके काउंसलर से बात करेंगे और ये पूरी पड़ताल करेंगे कि जिस तरह के दावे डॉक्टर लवकेश मित्तल करते हैं, हीलिंग हॉस्पिटल करता है, क्या वो ईएनटी के मामले में, स्लीप एपनिया के मामले में भी वैसे ही खरे उतरते हैं या नहीं। तो चलिए इस पड़ताल का आप हिस्सा बनिए और दिखाते हैं आपको कि ईएनटी के मामले में और स्लीप एपनिया के मामले में हीलिंग हॉस्पिटल के दावों में कितना दम है। हम बात कर रहे हैं स्लीप एपनिया की और हमारे साथ कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्होंने इसका अभी ट्रीटमेंट करवाया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट करवाया उसके बाद उनकी कैसी तबीयत है और उनको ये कब महसूस हुआ कि ये ट्रीटमेंट जो है वो करवाना जरूरी है और हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में उनको कैसे पता लगा। चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं ये बताएं। मैं इंद्रवीर सिंह बाली हूँ। मैं वैसे दिल्ली से हूँ बट जॉब के टोटल ट्रांसफर मेरा अम्बाला में हुआ है। आपको क्या प्रॉब्लम थी? 1 साल पहले मुझे स्नोरिंग काफ़ी थी, तो स्नोरिंग की वजह से मुझे एकदम रात को विद इन हाफ एन आवर 1 आवर के बाद मुझे एक बार मेरी आँख खुल जाती थी, तो काफ़ी ट्रबलसम होता था। पूरी साउंड स्लीप नहीं हो पाती थी, 5 घंटे, 1 घंटे का ब्रेक ऐसा हो जाता था। तो उस वक्त मैंने डॉक्टर को दिखाया था, दिल्ली में हुआ था, तो उन्होंने मुझे स्लीप एपनिया का बताया, टेस्ट करवाया था 1 साल पहले। तो उसमें आया था कि आपकी ब्लॉकेजेस है। तो मैं ऑपरेशन से डर रहा था, तो उन्होंने फिर मुझे सीपैप मशीन किया। सीपैप मशीन 1 साल तक चलाया, तो बट काफ़ी
परेशानी में रहती है मशीन में रहना, रोज जिंदगी में डालना। यानी कि मशीन जो है वो इसका हम ये कहें कि पूरी तरह से हल नहीं है, उससे आपको प्रॉब्लम रहती रहती है। नहीं नहीं, सोल्यूशन अच्छा है उससे। कोई मशीन से आपको नींद बहुत साउंड आती है, बट एक रात को रोज वो मशीन लगा के एक ट्रबलसम रहता है, परेशानी रहती है, मतलब एक नॉर्मल लाइफ से वो हट अलग से है वो। हाँ। तो फिर आपको हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता लगा? एक्चुअली मेरे पुराने डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपके पास ऑप्शन है ऑपरेशन कराने का, क्योंकि आपके टॉन्सिल्स काफ़ी बड़े हुए हैं। तो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा ही उसमें नज़र आया कि हीलिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर लवकेश हैं जो इसी के एक्सपर्ट है। और जब उनकी मैंने एक दो बातें उसमें सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे पुराना डॉक्टर जो दिल्ली में थे वो भी इसी एप्पल में कह रहा था कि और ऐसे मशीन से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया फिर चंडीगढ़ में, मतलब हीलिंग हॉस्पिटल में आके लवकेश से डॉक्टर। तो जब डॉक्टर लवकेश जी से मिले तो एक तो उनका जो व्यवहार है और उनका समझाने का तरीका और एक पेशेंट को कंफर्टेबल कराना कि आपके अंदर क्या है और क्या होगा और कैसे होगा, उन्होंने शुरू से पूरा मुझे समझाया था। फिर दोबारा स्लीप टेस्ट मैंने करवाया था जो कि उसमें मॉडरेट आया था। यहीं करवाया था हाँ, आपने? यहीं पे स्लीप टेस्ट करवाया था जिसमें कि मॉडरेट स्लीप एपनिया आया था। तो उन्होंने कहा इसका हो सकता है। तो मैंने फिर यहाँ पे अपना ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया। कितना टाइम हो गया अभी आपको ऑपरेशन करवाए हुए? 2 वीक्स। हाँ। तो इन 2 हफ्तों के बाद आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सुधार हो रहा है? हाँ, रिकवरी है, काफ़ी रिकवरी है। जो मैं पहले स्लीप एपनिया प्रेशर शायद किसी को ना पता हो तो 12-13 पे जाता था मेरा प्रेशर। अब मैं देख रहा हूँ वो 5-6 पे आ गया है। तो मुझे लगता है जैसे मेरी सूजन कम और होगी तो मेरी मशीन हट जाएगी। हाँ। पूरी तरह से हट जाएगी। ठीक है। तो अभी आप फिर क्या सोचते हैं कि जैसे जिस तरह की दिक्कत आपको है, अगर मान लो किसी और को भी इस तरह की दिक्कत है तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऑप्शन है, क्योंकि या तो सीपैप मशीन में रहें या फिर ऑपरेशन कराइए। सीपैप लॉन्ग रन में आप उससे परेशान हो जाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। यहाँ जब आप सर्जरी के लिए आए और सर्जरी आपने करवाई तो किस तरह का आपको लगा माहौल यहाँ का, सर्जरी करवाने के बाद भी और सर्जरी से पहले भी पूरा आप बताएं थोड़ा? मॉल बहुत कंफर्टेबल था, मतलब इट्स लाइक कमिंग टू एक होटल में आओ और उन्होंने पहले से प्लानिंग सब हुई भी हो, सब कुछ आए, आप अगले दिन आप आए, आपका 1 घंटे में एडमिशन होता है, ऑल केपेबल, नेक्स्ट डे ऑपरेशन और अगले दिन छुट्टी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आने के बाद आपको किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कोई कोई परेशानी नहीं है, इट्स ऑल कंफर्टेबल, सब कुछ प्लान था और सब कुछ टाइम से था, तो कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे साथ कुछ और मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपको परेशानी किस तरह से थी और अब जब सर्जरी करवा ली है तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं नरेंद्र गुप्ता पानीपत से हूँ। मुझे लगभग 2 साल से ये प्रॉब्लम थी और रात को बहुत ज़्यादा खर्राटे आते थे और दिन में मेरी एक्चुअली क्या ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा रहती थी, लगभग 4 से 5,000 किलोमीटर की महीने की, जो कि मुझे नींद आती थी और अक्सर मुझे लंबी ड्राइविंग टेबलेट लेके करनी पड़ती थी नींद ना आने की। लेकिन अब मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में आया और मैंने 1 महीना पहले सर्जरी करवाई है, तो बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। मुझे नाक से सांस ले रहा हूँ अब मैं और खुल के मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और लगभग 1 हफ्ते के बाद तीसरे दिन से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऑपरेशन के चौथे 5वें दिन से। तो बिना टेबलेट लिए ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं और कोई इशू नहीं है, मैं अपने वर्किंग पे जा रहा हूँ। मेरी रूटीन पहले जैसे ही हो गई है। पहले 10-10 घंटे सोने के बाद भी ऐसे फ़ील होता था कि नहीं अभी नींद बाकी है, नहीं नींद अभी बाकी है। लेकिन अब 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी बिल्कुल फ्रेश उठ रहा हूँ। भगवान हमेशा अगर डॉक्टर जिसको भी बना रहा है ना, तो वो एक डॉक्टर साहब की जो नेचर है ना, वो हर एक के दिमाग में डाल दे। वो डॉक्टर साहब जैसा ही बनाए हर एक को। हर डॉक्टर लवकेश जैसा ही हो, मित्तल जैसा ही हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ एक और मरीज हैं, उनकी सर्जरी अभी 4 दिन पहले ही हुई है, तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपको किस तरह से परेशानी थी और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं मनु पंचकुला से हूँ, सेक्टर 16 से। तो मेरी सर्जरी मेरे को बहुत डिप्रेशन हो गया था और इसकी वजह से मैं सो नहीं सकती थी, सोती थी सारी रात, जागती थी, सोती थी, बस ऐसे ही था। बट अब ऑपरेशन होने के बाद मेरे को सांस आनी शुरू हो गई, मेरा
मेरे को लग रहा है टूट के मेरा नया जीवन आ गया। अब मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। हम जिस तरह से आपने सर्जरी अब करवा ली है, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं और ये इनकी आंखों से जो आंसू छलक रहे हैं वो उस दुख के भी हैं जो इन्होंने सर्जरी से पहले झेला, और उस खुशी के भी हैं जो अब ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ अब पूरी तरह से मेरे को नाक से बिल्कुल भी सांस नहीं आता था, मैं मुंह से ही सांस लेती थी। अ, अब मेरे को नाक से सांस आना शुरू हो गया। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया नाक से सांस, तो उससे मेरे को लग रहा है कि मैं वर्किंग में थी, मैं बैठी बैठी काम करते करते सो जाती थी। मेरा स्टाफ मेरा बड़ा हेल्पफुल था, फिर भी मेरे को करता था बहुत। बट अब मेरे को लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ अच्छी जी लूंगी। यहाँ इस हॉस्पिटल के बारे में कैसे आपको पता? मेरे हस्बैंड ने ही मेरा साथ दिया। उन्होंने डॉक्टर लवकेश मित्तल को ढूंढा, उन्होंने मेरा टेस्ट किया था। उसमें टेस्ट में मेरा 80% मेरी बिल्कुल खत्म थी पल्स रेट। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप बिल्कुल इस वक्त डेडलाइन पे बैठे हो, आपकी 40% लाइफ है। तो अभी भी जैसे रिसेंटली मेरे को कल ही उन्होंने बताया कि अभी आप का ऑपरेशन करने के बाद भी 88% तक अभी आप सेटल हुए हो, लेकिन आपको 1-2 महीने लग जाएंगे सेटल होने में। तो उसके बाद मेरे को अब सांस आनी शुरू होगी, उससे मैं बहुत रिलैक्स है। हाँ, गले का जरूर है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम होती है, वो भी 1 महीने तक रहेगी। तो उससे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूँ, सेमी लिक्विड नहीं मैं ले सकती अभी। सांस लेना कितना जरूरी है ये अब महसूस होता है ना कि अब फील होता है कि सांस लेना बहुत जरूरी है। और मेरे को लगता है कि मैं शायद डॉक्टर लवकेश मित्तल की वजह से ही सांस ले पाई हूँ, कि अगर वो मेरे को पुश ना करते तो शायद मैं सांस ना ले पाती। काफी मेरे में और भी प्रॉब्लम है, मेरी 4 प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे को स्लीप एपनिया था, हाइपरटेंशन थी, मेरे को डायबिटिक था, मेरा डायबिटिक भी ठीक हो गया इससे। तो मेरी इस प्रॉब्लम से भी मेरे को रिलैक्स हुआ है कि काफी मेरे को लगता है कि मैं चल पाऊंगी, आगे सरवाइव कर पाऊंगी सिर्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल की वजह से। अब जिंदगी के प्रति एक उम्मीद बंधी है। वो भी डॉक्टर साहब ने मेरे को पुश किया, उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक बार करो, देखो, समझो। उन्होंने मेरे को एक गाइडेंस के लिए दिया था, मैंने पढ़ा, फिर उसकी वजह से मैंने कहा कि हाँ करवाते हो। मैं लास्ट डेज में गिर गई थी, मेरी बिल्कुल पल्स खत्म हो गई थी। तो ये पल्स उठाई, डॉक्टर साहब ने उठाई। कैसे उन्होंने मेरा ऑपरेट किया है, कैसे नहीं किया, जैसे मैं काफ़ी मेरे को ओबेसिटी भी है, तो मेरा उन्होंने कैसे किया ऑपरेट। तो उनको भी प्रॉब्लम्स आई होंगी मेरी वजह से, बट उन्होंने फिर भी मेरी इतनी की है कि मैं सांस लेने के लायक हो गई। जब मैंने पहली बार सांस ली ना, तो मैं भी नॉर्मल थी, मैं भी शाम तक बिल्कुल नॉर्मल थी। वॉशरूम में बिना अटेंडेंट के ही गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि अटेंडेंट के साथ मेरे को जाना पड़ा। यानी जब आपका ऑपरेशन हुआ, जब आपकी सर्जरी हुई, तो उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल थी, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हुई। चलिए, और डॉक्टर साहब के बारे में, या फिर जिस हिसाब से चली, डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बाद फिर हॉस्पिटल के जो कंसल्टेंट हैं या फिर जो आपकी देख रेख कर रहे हैं, उनका कैसा व्यवहार? है, सारी सिस्टर्स बहुत अच्छी हैं, सबने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। जितना स्टाफ था सबने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। हर कोई आके मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में पूछता था, मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे अगर एंटीबायोटिक्स अगर एक जगह पे सूख जाते थे, मेरी नई नर्व मिलती थी, तो फिर भी उन्होंने कैसे कैसे मैनेज किया। ये उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी तो बस, मैं तो बस बैठी थी। प्रॉब्लम तो उनकी थी कि उन्होंने कैसे सरवाइव किया।
बट फिर भी उन्होंने सरवाइव किया। सारे स्टाफ ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। इनफैक्ट अब मैं डॉक्टर साहब से अपना वेट रिड्यूस का भी आगे का प्लान कर रही हूँ कि मेरा वेट रिड्यूस का भी डॉक्टर साहब ही प्लान करेंगे। तो उन्हीं के साथ मैंने मिलके शुरू किया कि आगे का मेरा वेट रिड्यूस, उन्होंने बोला तो है कि करेंगे आपका प्लान कि वेट रिड्यूस आपका। तो कई बार कहते हैं ना, अक्सर हम ये कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है। तो जिस तरह से शायद भगवान ही आ गए, मेरे लिए शायद भगवान ही आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राधा कृष्ण को मानती हूँ, तो शायद मेरे लिए तो वाकई राधा कृष्ण आए। मैं बहुत ज्यादा इस वक्त भी हाइपरटेंशन में हूँ, पर मेरे को लग रहा है कि मैं आगे सरवाइव कर पाऊंगी। मेरी 2 बेटी हैं, तो मैं उनका आगे देख रहा है बस। हमारे साथ कुछ और मरीज हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह की तकलीफ थी और हीलिंग हॉस्पिटल में आके उनकी तकलीफ किस तरह से दूर हुई। चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपको किस तरह की परेशानी थी और हीलिंग हॉस्पिटल में आकर किस तरह से वो परेशानी दूर हुई। मेरा नाम पंकज कपूर है। मैं सेक्टर 44 चंडीगढ़ में रहता हूँ। मुझे एक मेरे नोस्ट्रिल से सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। सो मैं काफ़ी टाइम से परेशान था इस चीज़ को लेकर, 2-3 साल से इधर उधर धक्के खा रहा था एक टाइप से। सो मैंने मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में भी अब एक बार अपना पूरा टेस्ट वगैरह करवाया, तो कुछ रीजंस की वजह से वहाँ पर मेरी सर्जरी तक वहाँ पर बात नहीं बन पाई। सो मेरी वाइफ की डिलीवरी भी यहाँ पर हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हुई थी। सो मैंने सोचा कि ईएनटी में एक बार कंसल्ट करके देखता हूँ, और जैसे ही मैं डॉक्टर लवकेश मित्तल से मिला, वो काफ़ी जेंटल आदमी है, प्रोफेशनल है, और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बात करने में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि मैं सर के साथ कंसल्ट करूँ और सर्जरी की बात आगे बढ़ाऊँ। और विद इन फर्स्ट कंसल्टेशन ही सर ने मुझे सर्जरी के लिए रिकमेंड करा, और टेस्ट वगैरह मेरे सभी हो रखे थे। सो अभी मेरा ये सर्जरी को 1 हफ्ता हुआ है और मुझे काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। जैसे मेरा ये नोज़ बंद रहता था, तो अभी काफ़ी ओपन है और मैं काफ़ी खुश हूँ सर्जरी को लेकर। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा डॉक्टर लवकेश मित्तल को। अच्छा, तो हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में जितनी तारीफ कर रहे हैं, तो जो आपने महसूस किया उसके बाद ही कर रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहा ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि हाँ मेरी तारीफ कर देना जाके। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ मैं, ऐसे कुछ भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करता। सो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और सर्जरी तो काफ़ी अच्छी हुई है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। एक और मरीज हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनको क्या परेशानी थी और उनका किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी नमस्कार, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्ष है, मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ और मुझे भी स्लीप एपेनिया की प्रॉब्लम थी और मैं ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी दिनों से थी। और जब भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज लाइफ में भी जाता था तो मुझे काफ़ी ड्राउजी सा फील होता था। मुझे नींद आती थी और घर पे भी ज़्यादा तक मैं सोता ही रहता था और जब मैं सोता था तो रात को मुझे सफोकेशन होती थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरे एक रिलेटिव है जो डॉक्टर लवकेश के फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया डॉक्टर लवकेश के पास। तो जब मैं इनसे मिला, जैसे अभी हमारे भाई ने बात किया है कि एक ही कंसल्ट के बाद उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया कि सर्जरी के लिए, और वो सर्जरी के बाद आप मुझे 6 महीने बाद दे सकते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जितनी मेरी प्रॉब्लम वो सारी सॉल्व हो चुकी है। अभी जो आप मतलब 6 महीने हो गए आपको, क्योंकि तो अभी तो आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, नींद में कोई दिक्कत नहीं, स्नोरिंग में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक हूँ सर, हर चीज़ की जो मुझे पहले प्रॉब्लम थी वो सारी ठीक हो चुकी है। अब मैं अच्छे से सो सकता हूँ, अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ, जो अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ जो कॉलेज में, वो भी मैं अच्छे से कर सकता हूँ सर। यहाँ जब आप आए और उन्होंने पहली बार ही आपको सर्जरी के लिए बोल दिया, तो उसके बाद हॉस्पिटल में आप रहे तो किसी तरह की कोई परेशानी या कुछ आपको महसूस हुआ हो?
सर कोई परेशानी नहीं हुई, जो स्टाफ है सारा हीलिंग हॉस्पिटल का काफ़ी जेंटल है, काफ़ी पोलाइट है और काफ़ी सपोर्टिव है। मुझे कई बार ये बताते भी रहते हैं कि आपको किस दिन आना है, किस दिन आप आ सकते हो। अगर ये मेरे शेड्यूल के हिसाब से अपना टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि मुझे अलग से टाइम निकाल के इनके पास आना पड़े। अच्छा, मतलब जैसा आप कहते हैं कि हाँ जी मुझे सोमवार को टाइम है, मुझे रविवार को टाइम है, तो सोमवार को उसी हिसाब से ये आपकी शेड्यूलिंग कर देते हैं कि हाँ जी आप उस दिन आ जाइए। हाँ सर, यही है कि इस बात में ये काफ़ी सपोर्टिव है, वैसे तो हर बात में काफ़ी सपोर्टिव है ये। हमारे साथ कुछ और मरीज हैं, स्लीप एपनिया का ही इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी अब कैसी तबीयत है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए हैं ये बताएं। मेरा नाम जसपाल सिंह पंवार है, सेक्टर 29 चंडीगढ़ से आया हूँ। तो आपको क्या परेशानी थी सर? मेरी नाक की हड्डी बढ़ रखी थी, तो उसको इधर आया, मैं सर्जरी कराई तो ठीक हूँ मैं। तो उसकी वजह से फिर आपको सोने में दिक्कत होती थी? हाँ, सोने में दिक्कत होती थी और प्रॉपर सो नहीं पाता था मैं, कराटे ज़्यादा आते थे मुझे। कब हुई आपकी सर्जरी, कब हुई? सर्जरी हुई है मेरी 29 फरवरी को। यानी कि अभी तो फरवरी मार्च अप्रैल 5 मंथ हो गए, तो अब तो आप बिल्कुल ठीक हूँ सर। डॉक्टर भी अच्छे हैं, सारा हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, मतलब ना कि मदर इन लोग का हम मेडिसिन में कराते हैं तो डॉक्टर वो भी बहुत बेस्ट हैं। तो लोकेश में तो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका बिहेवियर, उन्होंने मोटिवेट किया कि कैसे, मतलब तुमको डरो मत, आराम से मेरी तसल्ली करो, मैं आपका ऑपरेशन करूँगा। ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि तकलीफ जो आपको थी उसका यहाँ सही ट्रीटमेंट हुआ और खास तौर पर डॉक्टर साहब लवकेश मित्तल जो हैं वो उस सही है। फर्स्ट क्लास है, बहुत। क्योंकि ये होता है कई बार, देखिए जहाँ आप ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन उसमें ये भी बड़ी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको। तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब बात करने का तरीका ना, उनको लगता नहीं कि हम डॉक्टर के सामने बैठे हैं, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का। हम 6 दिन रहे यहाँ ऊपर वार्ड में, तो स्टाफ नर्सेस वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है सारे। एक और हमारे साथ एक नन्हा सा बच्चा है जो कि एक ऐसे मौके पर आप ये कहेंगे कि अब नन्हा बच्चा है तो उसको ऐसी परेशानी कैसे हो गई। तो परेशानी तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे का किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ और कैसे डॉक्टरों ने इनके पेरेंट्स को ये बताया कि इस बच्चे को ये परेशानी है और इसका इस तरह का ट्रीटमेंट होगा। बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि कहाँ के रहने वाले हैं और साथ ही बच्चे के बारे में बताएं कि इसको किस तरह से परेशानी हुई, आपको कैसे पता लगा और फिर यहाँ कैसे पहुँचे आप। सर मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और ये मेरा बेटा है अर्शप्रीत। तो इसको एडिनॉइड और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए हम हीलिंग में आए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो ये पहले मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट भी यहीं से चल रहा था, तो हमें पहले से हॉस्पिटल के बारे में पता था। फिर भी मैंने अपने फ्रेंड्स हैं उनसे कंसल्ट किया, क्योंकि इसकी सर्जरी होनी थी, वो हमें पता था कि एडिनोइड और टॉन्सिल्स की सर्जरी होनी है। तो फिर हमें सुजेस्ट किया डॉक्टर लवकेश के बारे में, उनके रिव्यू। तो आफ्टर एक्सपीरियंस हमने भी यही ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर लवकेश का बिहेवियर और यहाँ का स्टाफ, वो ये सब मतलब बिहेवियर उनका सबका ठीक है। और हम यहाँ सर्जरी के लिए 28 को आए थे, तो 28 को ही सर्जरी हो गई थी इसकी। तो आफ्टर सर्जरी तो 24 आवर्स का हमारा यहाँ स्टे था, तो हमें प्राइवेट रूम दिया गया और सारी फैसिलिटी थी उसमें। तो डॉक्टर नर्सिस ओवरऑल हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा हॉस्पिटल का। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बेटा आप करेंगे बात? आपका शुभ नाम क्या है? अर्शप्रीत सिंह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th, क्या नाम है स्कूल का? स्टेपिंग स्टोन स्कूल। अभी क्या आपको परेशानी क्या थी? सोने में दिक्कत आती थी, गले में दिक्कत थी, क्या होता था आपको? हाँ जी सर, इसको ना सोने, ये ना मुंह घबरा रहे हो बोलने से? हाँ, ये मुंह खोल के सोता था। अच्छा। तो घराटे भी लेता था, तो ये प्रॉब्लम थी। हमने ऑब्जर्व किया, इसको तो नहीं पता था ऐसा चीज, इसने ऑब्जर्व नहीं किया, पर एज ए पेरेंट्स हमने ऑब्जर्व किया। हम तो हमें भी टेंशन थी कि फिर हमने कब डॉक्टर से भी रिव्यू लिया, तो लॉन्ग टर्म मतलब इसके रिजल्ट भी बैड ही रहते हैं अगर नहीं ट्रीटमेंट सही से करवाया। तो इसलिए फिर हमने डॉक्टर लोकेश से मिले और उन्होंने हमें उन्होंने भी सुजेस्ट किया सर्जरी के लिए।
ओवरऑल हॉस्पिटल के बारे में अगर कहें तो आपको ठीक लगी सर्विस यहाँ की? हाँ, सर्विस बेटर है, मच बेटर है। मैंने और भी हॉस्पिटल में देखा, रिसेंटली हमने मदर का भी कहीं और से ट्रीटमेंट करवाया था, उस हॉस्पिटल में हमें नहीं सही लगा तो हमने फिर यहाँ पर आए थे ट्रीटमेंट। बार बार डॉक्टर लवकेश मित्तल के बारे में सारे ही मरीज जितने भी आते हैं या तीमारदार हैं या जैसे मान लो आप पेरेंट्स हैं तो बोलते हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। जब आप डॉक्टर साहब से मिलते हैं तो डॉक्टर साहब कहीं कहते तो नहीं है ये कि हाँ जाके कहीं भी अगर बात करो तो मेरी तारीफ कर देना? नहीं 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 नहीं, एज डॉक्टर आप अगर आप आओगे ना हॉस्पिटल, आप भी मिले होंगे डॉक्टर लकेश से, तो उनका एक नेचर ही ऐसा है, वो एज ए डॉक्टर नहीं आपकी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं कि हाँ जैसे आप उनको जानते हो, तो हमें भी वैसे ही उन्होंने ट्रीट किया। और आई कैन से दैट ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर। एक्चुअली किसी से भी हमें डील करके ही पता लगता है ना, उससे अगर हम बात करेंगे उसके बाद ही पता लगा, तो बात करने के बाद ही हम रिव्यू दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि भी डॉक्टर साहब ने हमें बोला है कि ऐसा है, हमारा तो अपना एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहे हैं ताकि और भी पेरेंट्स आएँ जो उनसे सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स है सर्जरी से पहले सर्च अपनी लेवल पे ज़रूर करता है। हमने मरीजों से बात कर ली, अब हम आए हैं डॉक्टर साहब से बात करने। डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से मरीजों का इलाज करते हैं, किस तरह की परेशानियां मरीजों में वो देखते हैं और उनका निदान जो है वो किस तरह से करते हैं। डॉक्टर लवकेश मित्तल हैं और चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार स्लीप एपनिया का इलाज किस तरह से वो करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे? बढ़िया, आप बताइए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका देश हरियाणा टीवी पर स्वागत है, और दूसरा कि हम यहाँ आए आपके हॉस्पिटल में क्योंकि हमारी मुलाकात एक हो चुकी थी, और उसके बाद आज हमने मरीजों से बात की, तो मरीजों ने जो सबसे पहला और जो हर एक मरीज ने बात कही है वो ये कि आपकी तारीफ बहुत की है मरीजों ने, कि डॉक्टर साहब का बात करने का तरीका, उनका व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा है। मैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई, और इसके अलावा जो मेन हमारा मुद्दा है स्लीप एपनिया, उसके बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि नो डाउट कि इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं जिस हिसाब से, क्योंकि इतने मरीजों से हमने बात की, सभी ने आपकी इस बात के लिए तारीफ की कि आपका व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, ये बहुत ही मतलब मैं इसको बहुत बड़ा दायित्व समझता हूँ कि हमें किसी को एक ऐसी बीमारी से निजात दिला पा रहे हैं जो उसको एक अपने आप में ही बीमारी का घर बना रहा है। जो कि हम सब जानते हैं कि जब हम खराटे लेते हैं हमारे दिल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमें रात को प्रॉपरली नींद नहीं आती, हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट, हमारा डायबिटीज़, हमारा बीपी, ये सब कुछ हिलने लग जाता है, और इवन कि दिन में भी सुस्ती रहना, गाड़ी चलाते हुए नींद आना, और कोई भी हमारी एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ या कैरियर कैपेबिलिटीज़ पे भी ये बहुत फ़र्क डालता है। तो जब हम एज अ इंसान एक इंसान को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निजात दे देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वरदान है जो हमें मिला है, जो हमें इंसान को ठीक करने के लिए उसको उस लेवल तक वापस लेके आने में मदद कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर इंसान जब खुश होता है तो वो खुशी ही आगे प्रदान करता है। मैं अपने सारे पेशेंट्स का धन्यवाद दूँ कि हमें वो विश्वास कर हम पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़ते हैं और हम उनको एज प्रॉमिस्ड रिजल्ट दे पा रहे हैं। एक मरीज से अभी हमने बात की, अभी आपने फिलहाल ही उनका ट्रीटमेंट किया है, तो वो तो रो पड़े क्योंकि उनका कहना था कि मैंने पहली बार नाक से सांस लिया है, उससे पहले मैं मुंह से ही सांस लिया करती थी। तो बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू छलक गए और कहने लगे कि मेरे लिए तो डॉक्टर लवकेश मित्तल भगवान बन के आए। नहीं, ऐसा भगवान तो भगवान तो नहीं कहेंगे, बट ये एक दायित्व है, मैं बोल रहा हूँ, जो हमें इसको निभाना है। तो आपके ज़रिए और लोगों के ज़रिए जो हमारे पेशेंट्स हैं वो हमारे मेन क्रू हैं जो अब आगे लोगों को इसके बारे में सतर्क करेंगे। ये सर्जरी बहुत ही एक नई सर्जरी है जिसमें लोगों को अभी जब भी वो 10 के 10 डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उसमें 10 के 10 डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि इसमें कोई इलाज नहीं है। तो जब हम ये वाली जो उनको सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं, जो हमारा मेन काम है वो जनरली पेशेंट टू पेशेंट हो रहा है। पेशेंट जब ठीक होता है तो उसके रिलेटिव्स में 100-150 लोग उससे पूछते हैं और वो उतना अच्छा जब रिस्पॉन्स देते हैं तो वो आंख बंद कर हम पर ट्रस्ट कर आगे बढ़ते हैं और जिसके कारण आज हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये तो मरीजों की बात होगी, अब मैं उस बात पे आना चाहूंगा कि नॉर्मली स्लीप एपनिया की शुरुआत जो है वो खराटों से ही होती है। देखिए,
जब भी मैं सभी अपने पेशेंट्स को एक बात समझाता हूँ कि जब हम छोटे होते हैं तो कई बार हमारे गले में एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स के रूप में मांस होते हैं। तो जनरली जो डॉक्टर्स कहते हैं उनको कि 12 साल के बाद वो दब जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी मिथ है। वो टॉन्सिल्स और वो एडिनॉइड्स अपना एक पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को मोटाई दे देता है, जिसके कारण हमारा जो एयरवे है वो काफ़ी नैरो हो जाता है। फिर धीरे-धीरे बच्चा वज़न बढ़ने लग जाता है, उसको 15 साल, 16 साल की उम्र में जब बच्चा 9th-10th में होता है, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है कि पेरेंट्स इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। और जब वो सडनली 23-24 साल का होता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ, मुझे रात को साँस लेने में प्रॉब्लम है। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम बचपन से ही शुरू होती है, बट उसको अनदेखा किया जाता है ड्यू टू फाइनेंशियल फैक्टर, ड्यू टू पर्सनल फैक्टर, ड्यू टू इमोशनल फैक्टर्स। बट जो भी ये चीज़ अगर बचपन में ही क्लोज़ कर दी जाए, जो कि एक मात्र 40 से 45 मिनट का ऑपरेशन होता है, उसके बाद ये ज़िंदगी भर उसको तंग नहीं करता। लेकिन अब जो आपने बोला कि खर्राटे इसमें अनिवार्य हैं, तो हाँ, सबसे पहले खर्राटे आएँगे, उससे इंसान का वज़न बढ़ेगा। जब खर्राटे आने के कारण वज़न बढ़ेगा तो अंदरूनी मांस हमारे फूलने लग जाएँगे। उससे हमारे ऑक्सीजन की मात्रा जो छाती तक जानी चाहिए, वो पूरी नहीं जाएगी। तो जब भी मात्रा कम होगी, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म सफ़र करेगा। जब मेटाबॉलिज़्म सफ़र करेगा, तो बॉडी हर चीज़ उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करेगी जो उसको दी जाएगी। तो वो कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरी को वॉश आउट नहीं करेगी। तो ऐसे केसेज़ में उन लोगों का वेट कभी भी रिड्यूस नहीं होता और वो मांस और फूलने लग जाते हैं। तो एक विशियस सर्कल बन जाता है, जो आजकल हम कहते हैं स्मोकिंग और टेंशन का सर्कल होता है। हमें टेंशन होती है, हम स्मोकिंग करते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, हमें टेंशन होती है। तो ऐसे ही हमें खर्राटे आते हैं, हमारा वज़न बढ़ता है, हमारा वज़न बढ़ता है, हमें और खर्राटे आते हैं। तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा, जैसे हम खर्राटे ले रहे हैं, तो एक खर्राटा रुकेगा और हम एकदम से लंबा खर्राटा भरेंगे। तो मैं सभी अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि वो लंबा खर्राटा हमारा साँस रुकने के बाद भरा गया है। हमारी छाती को साँस रुक गया था, उसने लंबी साँस लेने के लिए वो खर्राटा भरा। तो मैं अपने सारे लिसनर्स को ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको रेगुलर खर्राटे आ रहे हैं और बहुत लाइट खर्राटे हैं, तो उसमें आप अपना वज़न कम करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत लाउड स्नोरिंग है, ये ऐसी स्नोरिंग है कि दूसरे कमरे में उसको सुनाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपके नाक से छाती के बीच में कोई बहुत बड़े मांस हैं, जो उसको साँस को आवाज़ प्रदान कर रहे हैं। और अगर आपकी वाइफ़ या आपके स्पाउस या मदर जो आपके आस-पास सो रहे हैं, अगर उनको लगता है कि 2 मिनट के लिए इसके खर्राटे बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा लंबा खर्राटा भरता है, तो उसको एपनिया कहते हैं और वो एक जानलेवा हमारा काम साबित हो सकता है। तो जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर ये ज़रूर विनती करूँगा कि इस वाले आचरण में अगर कोई खर्राटा लंबा भरा जा रहा है, खर्राटे रुकने के बाद, उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिए और अपनी स्लीप स्टडी टेस्ट ज़रूर कराइए। डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा, जो हमने मरीजों से बात की, उनमें बच्चे भी शामिल थे। एक बच्चा था जिसका अभी सर्जरी हुई है, बड़े भी थे। तो आपने भी कहा कि हाँ, इसको बचपन से ही ध्यान में रखना चाहिए इस बात को, लेकिन अक्सर वही होता है कि गौर नहीं की जाती है। मेरा पूछने का मतलब ये है कि किस तरह के खर्राटों को हम ये समझें कि, क्योंकि बात वही आ जाती है हट-फिर के कि खर्राटे तो पूरी दुनिया ले रही है। तो ऐसे तो हर इंसान को अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि यार, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं है, या फिर मुझे इसका इलाज करवाना चाहिए। तो पूछने का अर्थ है ये कि किस तरह के खर्राटे जो हैं वो जानलेवा साबित हो सकते हैं, या क्या सभी तरह के खर्राटे, या फिर जैसे आपने कहा कि बहुत जोर-जोर से अगर खर्राटे ले रहे हैं तो वो? देखिए, अगर कोई खर्राटे बहुत लाइट हैं और आप उसके बगल में एक इंसान है, वो सो पा रहा है, तो उसमें उसके वज़न के कारण उसको खर्राटे आ रहे हैं। उसको उस वज़न को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो फिर अपनी प्रॉब्लम को बढ़ेगा। लेकिन अगर वो अगल-बगल के लोग कमरा छोड़ के जा चुके हैं या उसको बार-बार बता रहे हैं कि भैया आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, और उनको ये भी बता रहे हैं कि रात को आपका साँस रुकता है। कई बार तो पेशेंट को अपने दिल की धड़कन खुद महसूस होने लग जाती है, या फिर उनको बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है, या फिर उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो चुकी है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल नहीं आते, उनके जो किडनी फंक्शन टेस्ट हैं वो भी नॉर्मल नहीं आते। तो वो प्रॉब्लम उसमें बहुत सीवियर लेवल पे क्रिएट हो जाती है। ऐसे केसेस में तो सबसे पहले 3 इंडिकेशंस मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर आपका वज़न 80 किलो से ऊपर है और आपको बहुत लाउड स्नोरिंग हो रही है, जो कि आपके स्पाउस को या आपके अगल-बगल वाले इंसान को तंग कर रही है, और अगर आपको बीपी या शुगर हो चुका है, तो फिर आपके पास कोई भी ऐसा
आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आपको इसका चेकअप नहीं कराना चाहिए, अदरवाइज़ ये अपन को ही बाद में जाके प्रॉब्लम करेगी। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है, नॉर्मली घरों में ऐसा होता है, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई जोर से खर्राटे ले रहा है, तो जो सामने वाला है या साथ वाला जो है वो कई बार ये कह देता है कि इसकी पीठ पे मारो, ऐसे मारो इसको थोड़ा सा, तो इसके खर्राटे ठीक हो जाएंगे। तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है उससे, या फिर वो वो वैसे? एक आई विल से इट इज़ अ लाइफ सेविंग मैन्योर कि आप उसकी पीठ पे मार के उसको जगा देते हो, तो वो जग जाता है उसके उसके खर्राटे भी बंद हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसकी एक आपने एक चेस्ट मसाज कर दी है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, उसके जो टिश्यूज जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे थे वो थोड़े रिलैक्स हो गए, बट कितनी देर के लिए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं खाना खा रहा हूँ और मैं एक निवाला खा के चला जाऊँ, तो क्या मेरा पेट भर जाएगा? ऐसे ही हमें उसको पूरी मील लेनी पड़ेगी, तभी हमारे को 6 से 7 घंटे की पेट को संतुष्टि मिलेगी। ऐसे ही एक 6 से 7 घंटे की नींद जो प्रॉपर चाहिए इंसान को, वो अगर उसको मिलेगी तो ही उसके 17 से 18 घंटे अच्छे जाएँगे। अब मैं वही कहता हूँ कि सब पेशेंट्स को कि आप पूरी 6 घंटे की नींद में अगर आप 3 से 4 घंटे उठना-बैठना ही चलता रहेगा, तो आप पूरे दिन में अपनी सारी काम कैसे करेंगे? तो जब उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन पूरी नहीं मिलेगी, तो फिर वो जब गाड़ी में बैठेंगे, उनको ज़रा भी रिलैक्समेंट मिलेगी, एंटी ग्रेविटी पोज़ीशंस में जाएँगे, उन्हें उनका ब्रेन बोलेगा कि एकदम से आप अपनी नींद पूरी कीजिए। तो जहाँ पर उसको काम करना था, वहाँ वो सो रहे हैं, जहाँ वो सोना था, वहाँ पे वो सो नहीं पा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि फिर अगर हम आदि मानव से आज हम इतने आगे आए हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा तो हम आदि मानव रहते और अपना मेहनत करते और अपना अपने कोई प्रॉब्लम्स ना होती। तो हम अपने घर में ही एक ऐसा कीड़ा घुसा चुके हैं, जिसको एक बहुत ही वोकैब्युलरी लैंग्वेज में नॉर्मल बोल दिया गया है। तो मुझे आप बताइए कि जब हम सब आदिवासी थे, तो कौन खर्राटे मारता था? आप पंजाब और हरियाणा में इतना ज़्यादा हमारा ऑयल इंटेक है, खाने जब भी पूछते हैं क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहाँ पार्टी है, खाना खा रहे हैं, मौत है, खाना खाने जा रहे हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में काम करने के लिए आए हैं, खाना खाने के लिए नहीं आए हैं। मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो ये वहीं बात पहुंच जाती है कि जो लोग एक बार ओबेसिटी के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर उनका जो सर्कल, विशियस सर्कल, उनको वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन एक बात और आती है। दरअसल जब भी सर्जरी की बात आती है, तो सर्जरी का नाम सुन के ही कई पेशेंट जो हैं वो ये हो जाते हैं कि नहीं, हमें सर्जरी नहीं करवानी। नॉर्मली जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन वो यही कहता है कि डॉक्टर साहब दवाई से नहीं खत्म होगी। तो ये जो सर्जरी आप करते हैं, हालांकि जिन पेशेंट से हमने बात की उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से ये बताया कि हम ठीक हैं और पहले से काफ़ी फ़र्क है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो पेशेंट अभी तक जिन्होंने इस बारे में नहीं सुना है, या जिनको पीड़ित हैं वो इस बीमारी से, लेकिन उनको लगता है कि अब सर्जरी करवाऊंगा, मान लीजिए टॉन्सिल की ही दिक्कत है, तो गले की बात है, तो मरीज को बड़ी परेशानी ये समझ में आती है कि गले की बात है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे आप इस बारे में पूरी तरह से अपने मरीजों को भी, जो हमें देख रहे हैं या फिर जो पहली बार देख रहे हैं, कि हाँ ये कितनी सेफ है और कितना इसमें टाइम लगता है और किसी भी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं आती है। देखिए सर, ये हमेशा ना हम इस बात को अपने पेशेंट्स को भी यही समझाते हैं कि वी हैव टू सी दी परफेक्ट फ्यूचर, कि हमें फ़ायदा किस चीज़ से होगा। अब हम अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे का जब पढ़ के उसको क्या फ़ायदा होगा, वो 6 साल गया, 10 साल गया, वो नहीं कोई भी देखता। तो ऐसे ही हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि जब भी हमें एक बिगर फ़ायदे की तरफ देखना है कि हमारी ये जो रात को साँस लेते-लेते कोई रात को हमें ही ना कोई साँस के कारण प्रॉब्लम आ जाए, उससे हमें बचना है, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को देखना है, उनके एन्जॉयमेंट्स देखने हैं, हमें अपने आप शरीर को बीपी की प्रॉब्लम से, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से निजात दिलानी है। तो ऐसे केसेज़ में मैं सारे पेशेंट्स को इसी तरीके से मोटिवेट करता हूँ कि अगर आप पॉज़िटिव की तरफ देखेंगे,
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन कई पेशेंट्स बहुत नेगेटिव होते हैं, वो इतना नेगेटिव होते हैं कि इवन कि सर्जन को भी नेगेटिव कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में हम भी इस बात को समझते हैं कि अगर हम 10 लोगों को सर्जरी के बारे में बताएंगे तो उसमें से 1 या 2 तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और ऐसे केसेस में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो जिसको सीपैप थेरेपी कहते हैं, वो उसके अपने ही बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने के कारण एज़ अ सर्जन हम उसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो एक आर्टिफ़िशियल एयर फेंकता है जो हमारे छाती तक भेजता है। तो उसमें दाँत गलना, हमारे जीभ सूखना, पेट में ब्लॉटिंग रहना, इवन कि छाती में भी रिकरेंट इन्फेक्शंस रहना, इवन कि उस सीपैप की एयर भी कई बार हमारे को इन्फेक्शन पैदा कर देती है। तो एज़ अ सर्जन मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप सीपैप लगाइए, बट मोस्टली पेशेंट्स को ऐसा पता होता है कि सीपैप लगा के उनकी लाइफ बचाई जा सकती है। तो जो हम देखते हैं कि 5 टू 6 मंथ्स में या 1 ईयर तक उनको इस बात का समझ में आ जाता है कि इस सीपैप को वो कितना लंबा यूज़ करेंगे, क्या वो सारी उम्र उसको बीमारी को काट पा रहा है। क्योंकि ये बीमारी हमारी नाक से लेके छाती तक जब हम सांस लेते हैं, तो अगर जैसे आपको ये बीमारी नहीं है, मुझे ये बीमारी नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो नाक से लेके छाती तक हमारे कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई ये प्रॉब्लम है तो उसको रुकावट ज़रूर होगी। तो वही हम उसको स्लीप स्टडी टेस्ट करके सबसे पहले चेक करते हैं कि वो रुकावट हमारे 1 घंटे में कितनी बार सांस रोक रही है, उससे हमारी ऑक्सीजन की व्यवस्था कितनी ख़राब हो रही है, और क्या वो हमारे दिल के ऊपर कोई प्रेशर बना रही है, या सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है, या कोई दिमाग का भी उसमें रोल है। तो उसके बाद जब हम उसकी दूरबीन की जांच करते हैं तो नाक की हड्डी, नाक के अंदर मांस फूलना, एडिनॉइड टिश्यू, टॉन्सिल्स, जीभ मोटी होना, तालू मोटा होना, यूवुला मोटा होना और एपिग्लॉटिस का फॉल करना, ये सब हम चीज़ें दूरबीन से चेक करते हैं। तो जब वो पेशेंट एक बार खुद अपने उस सांप को देख लेता है जो उसको तंग कर रहा है, पेशेंट अपने आप ही समझ जाता है। 10 में से 8 पेशेंट्स को हमें समझाना ही नहीं पड़ता कि ये कैसे ठीक होगा। अब मैं उनको, कई हमें पेशेंट पूछते हैं कि सर ये मांस हमारे सर्जरी से ही जा सकते हैं, ये दवाई से नहीं जा सकते। तो ये एक, मैं सबको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक आउट पाउच है, कि मानो कि मेरे एक अंगूठे में से एक लाइपोमा बाहर आ गया, तो अब उसको दवाई खिलाने से वो कैसे दबेगा? तो आउट पाउचिंग हमारे एयरवे में है, तो वो एयरवे में जब आउट पाउचिंग रहेगी तो वो दवाई से ठीक नहीं होती है। उसको बस एक, अब हम आर्टिफिशियल एयर देके उसके बीच में गैप क्रिएट कर सकते हैं। बट जब से ये एडवांस सर्जरीज मार्केट में आई हैं, तो ऐसे केसेस में सर्जन्स भी इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। पेशेंट्स इसको लगाते हैं, फिर 5-6 महीने बाद वो ये भी समझ जाते हैं कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम। तो सीपैप की बात कर रहे हैं। सीपैप की बात, तो जब सर्जरी कराने के बाद 10 टू 20 डेज़ के बाद पेशेंट ऑलमोस्ट सारे कंफर्टेबल हो जाते हैं। इवन कि फर्स्ट डे के बाद, जैसे आपने हमें पेशेंट से बात करी है, जो हमारे 3rd डे ऑपरेटिव केसेस भी हैं, उनको अब खुल के सांस आने लग गया है। तो जब इतना हम अच्छा इफेक्ट देखते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी देखकर भी पेशेंट इस बात को समझ जाता है कि मुझे यही चीज़ कराने में फ़ायदा है। ये एक मात्र 1.5 से 2 घंटे का प्रोसीजर रहता है और टोटली ब्लडलेस प्रोसीजर रहता है। इसमें हम हॉस्पिटल स्टे 2 दिन का एडवाइस करते हैं। जो लोकल पेशेंट हैं उनको 1 डे में भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बट जो दूर से पेशेंट आए हैं हम उनको चाहते हैं कि वो 2 दिन रुकें, और जो फर्स्ट फॉलोअप रहता है वो 10th डे पे, और जो सेकंड फॉलोअप रहता है 30th डे पे। उसके बाद हम उनको मोस्टली 6 टू 7 मंथ्स बाद एक बार फाइनल फॉलोअप के लिए बुला के उस केस को क्लोज कर देते हैं। जी। एक आखिरी बात जो आप अपने पेशेंट को कहना चाहें, जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, या ये कहें कि परेशान हैं बहुत ज़्यादा। देखिए सर, मैं ना आपको इसको संक्षेप में बताता हूँ कि हम जब भी नाक से लेकर छाती तक सांस लेते हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि एक इंसान रोबोट में भी नहीं डाल सकता। तो वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मानो जिन लोगों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी उनको छोटे मोटे खर्राटे आ रहे हैं, वो अपना वजन प्लीज़ ज़रूर कम कीजिए। उन्हें हमसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा मांस फूल रहे हैं, बार बार आपका गला खराब हो रहा है, गले में रेशा आ रहा है, गला सूख रहा है, सारा दिन आपको भूख लगती रहती है, सारा दिन आप सोने के लिए उतावले रहते हैं, आपको लगता है कि मैं नींद पूरी कर लूँ, मैं थकान है, मैं कहीं घूम नहीं सकता, और जब आप अपने बॉडी के लेवल चेक कराते हैं तो वहाँ पे बीपी शुगर आपके ख़राब आते हैं, कोलेस्ट्रॉल ख़राब आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट ख़राब आते हैं, तो आपको इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हमारा प्रेशर, नाक का प्रेशर छाती तक नहीं पहुँच पा रहा, तो हमारे सारे अंदरूनी पार्ट्स के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इवन कि इसमें हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या बार बार पेट खराब रहने की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब 1 मिनट में मैं आपको जब 16 चीज़ें गिनवा सकता हूँ, तो आप अगर मेरी ये 5 मिनट की वीडियो समझकर अपनी एक प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे, तो फिर इससे ज़्यादा कोई आपको डेप्थ में नहीं समझाएगा।
आप एक सिंपल स्लीप स्टडी टेस्ट रहता है जो कि नियर बाय अवेलेबल रहता है 3 to 5,000 की रेंज में, अब डिपेंडिंग आप किस एरिया में रहते हैं। आप वो ज़रूर करवाइए, उसके बाद आपको खुद ही दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वंस जब आप वो चीज़ें करा लेते हैं, मैं सबको अपने पेशेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि अपने बगीचे को देखते रहिए, कोई सांप नहीं आएगा, और आप अपने बगीचे को नहीं देखेंगे तो वहाँ सांप ही क्या और भी सारे जानवर आ जाएंगे। तो ये हमारा बगीचा है, नाक से लेके छाती तक का रास्ता, जो कि हमें कोविड में बहुत अच्छे से समझ में आया कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही इसका है। ज़रा सी ऑक्सीजन लेवल कम होती थी, 90 पे जाती थी, सब एडमिट कर लेते थे। ये जो पेशेंट्स हैं, ये अभी भी 60, 65, 70 पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनको अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, और ये हमारा लाइफ स्पैन, जो हम सारे अब इस बात को बोलते हैं, 1/3 तक ख़त्म कर देता है। इवन कि जो कि एजिंग भी इन लोगों में, अगर आप देखोगे जिन लोगों को खराटों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर उनकी उम्र 60 साल है, वो दिखते 80 साल के हैं, क्योंकि दे आर एजिंग वेरी फास्ट, बिकॉज उनकी बॉडी की ऑटो रिपेयर सिस्टम्स नहीं सही चल रहे, जो कि रिपेयर सिस्टम हमें रात को सोते हुए मिलता है। और वही बात है, जब कहीं हमें पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब खराटे नॉर्मल हैं, तो फिर वही एक कॉमन बात जो मैं सबको बोलता हूँ, फिर 3 मिनट बैठ के अपने खराटे लीजिए, एक चेयर पे बैठ के, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी छाती खराब हो रही है, आपके दिल पे प्रभाव पड़ रहा है, आपके सिर दर्द होने लग गया, आपकी आंखों से पानी आ गए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि वही 3 मिनट जो आप बैठ के नहीं कर पा रहे, वो आप रात को 6 घंटे अपने शरीर से कैसे करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। सच बात है, तभी मरीज आपके कहते हैं कि डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू। हीलिंग हॉस्पिटल में काउंसलर्स का रोल बहुत अहम है, क्योंकि कहा जाता है कि काउंसलर्स सबसे पहले मरीज से मिलते हैं। यानी मरीज अगर सबसे पहले यहाँ आकर किसी से बात करता है तो वो इस हॉस्पिटल के काउंसलर्स हैं। हमारे साथ ईएनटी डिपार्टमेंट के काउंसलर्स हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं और ये बताएं कि आप किस तरह से मरीजों से बात करते हैं, कैसे उनको टैकल करते हैं, कैसी बातचीत होती है। मेरा नाम पुष्पा यादव है और मैं ईएनटी की मेडिकल काउंसलर हूँ। डॉक्टर लवकेश मित्तल हमारे सीनियर सर्जन हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उनके क्वेश्चंस यही होते हैं कि आपको ये स्लीप एपनिया जो हमें प्रॉब्लम है, वो आपको कैसे जानते हो कि आप टेस्ट करते हो, वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे आप पता लगाते हो कि हमें ये स्लीप एपनिया प्रॉब्लम है। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस पहले ये होते हैं कि क्या आप रात को सोते हुए आपको चोकिंग होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आप बीच बीच में उठ के बैठते हो, क्या खराटे लेते हो। तो वो बताते हैं कि हाँ जी, जब हम सोते हैं तो ये हमें दिक्कत होती है, पर खराटों का मुझे नहीं पता लगता। मेरे साथ मेरे स्पाउस जो सो रहे होते हैं वो मुझे बताते हैं कि मैं बहुत लाउड खराटा लेता हूँ या लेती हूँ। तो हम उनसे पूछते हैं क्या आप मुंह खोल के भी सोते हो, जिससे आपका सुबह उठते आपको लगता है कि गला सूख रहा है। तो वो ऐसे भी सिम्टम्स बताते हैं कि हाँ जी बिल्कुल हमारे साथ ऐसा होता है। सेकेंड सवाल हमारा ये होता है कि पूरे दिन की आपकी एक्टिविटी कैसी रहती है। तो क्या टायर्डनेस फील करते हो, फटीग फील करते हो, आपको स्लीपनेस होता है, नींद की झपकी आती है वाइल ड्राइविंग या फिर वर्किंग ऑन कंप्यूटर, या आप मोबाइल चला रहे हो। तो उनको ये सिम्टम्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि रात की जो उनकी नींद होती है वो स्लीप डिसऑर्डर हो जाती है, और पूरे दिन की जो एक्टिविटी होती है वो उनकी ख़राब हो जाती है इस वजह से। तब हम उन्हें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे इलाज होता है, प्रॉपर इलाज होता है, प्रॉपर क्योरेबल है। तब वो हम उनका सवाल होता है कि आप किस तरह से जाँच करते हो। हमारे यहाँ पे 2 तरह से जाँच होती है। पहला होता है स्लीप स्टडी। स्लीप स्टडी में हम उनको एक मशीन प्रोवाइड करते हैं। मशीन रात को लगा के उन्हें सोना होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग उतारना होता है। वो रिपोर्ट हम यहाँ पे हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं। वो मशीन मॉनिटर करते हैं उनकी खराटों को। अब वो लेफ़्ट सो रहे हैं, राइट सो रहे हैं, स्ट्रेट सो रहे हैं, उन्हें कब ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो एक ग्राफ बनाता है। ग्राफ बनाने के साथ साथ उनका AHI लेवल क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी हो रही है, पल्स रेट क्या चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो मॉनिटर करता है। सेकेंड जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है फ्लेक्सिबल नेज़ल एंडोस्कोपिक। फ्लेक्सिबल नेज़ल एंडोस्कोपिक में हम ब्लॉकेजेस चेक करते हैं और वो हम पेशेंट को स्क्रीन पे भी दिखाते हैं। स्क्रीन पे दिखाने से ये होता है कि पेशेंट को एक ट्रस्ट बनता है, मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो रूट कॉज है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। 7 काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस होते हैं। कुछ ब्लॉकेजेस मैं बता सकती हूँ, जैसे कि पॉलिप हो गया, एडिनोइड हो गया, टॉन्सिल ग्लैंड्स हो गया। तो ये एक टिश्यू होता है जो बढ़ जाता है और ये एयरवे की जगह को प्रॉपरली ब्लॉक कर देता है। तो पेशेंट क्या होता है, ज़्यादातर मुँह खोल के सांस लेते हैं, और मुंह खोल के नहीं सांस लेते हैं तो वो जब सांस खींचते हैं तो वही सांस जो है खराटे में कन्वर्ट होते हैं।
तो पेशेंट को हम जब ये चीज़ें समझाते हैं कि एक आपका स्लीप स्टडी टेस्ट होगा, दूसरा फ्लेक्सिबल नेजर एंडोस्कोपिक टेस्ट होगा, जो कि हम आपको स्क्रीन में आपको और आपके अटेंडेंट को दिखाएंगे, तो उन्हें पता लगता है कि एक एडवांस टेस्ट हो रहा है, जिससे मुझे अपनी बीमारी का खुद ही पता लगेगा। आपकी बात पर उनको विश्वास हो जाता है। ऐसा क्या आप घोल के पिलाते हैं उनको? नहीं, बेसिकली हम ऐसा घोल के नहीं पिलाते हैं। बेसिकली बीपी आजकल मेन है, हम लोग सभी को जानते हैं, बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, बट स्लीप एपनिया इज़ अ मदर ऑफ ऑल डिजीज, ये किसी को नहीं पता। बीपी की प्रॉब्लम उससे रहती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हमारे हैं, वो हार्ट वाले के पास चले गए, हार्ट वाले ने बोला नहीं आपका तो हार्ट बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने इको एंड ऑल कार्डियक टेस्ट भी करे, नहीं सर आपका तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब पेशेंट फिर डर जाता है, हार्ट ठीक है, हर एक चीज़ ठीक है, बट चल क्या रहा है ज़िंदगी में। बेसिकली जब वो हमारे पास आते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर लवकेश से जब वो मिलते हैं, तब हम बताते हैं कि सर बीपी इज़ अ मतलब वो उस चीज़ का डिजीज़ नहीं है, वो स्लीप एपनिया बोलते हैं उसको। हमें 100 से 100 पेशेंट हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स देके जाते हैं, और उसमें हमारा मन खुश हो जाता है कि हाँ, कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, हम हीलिंग हॉस्पिटल का पार्ट बने उस चीज़ को। तो हमें खुद को वो चीज़ अच्छा लगता है जब वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू बेटा। तो हमारा जो मन है बिल्कुल खिल उठता है कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। डॉक्टर, हमारे जो डॉक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, जिसके साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप अच्छा काम करते हैं और उस काम को सामने वाला भी एप्रिशिएट करे, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर आप किसी की सेहत को अच्छा करने में योगदान दे रहे हैं और फिर वही इंसान आपको आशीर्वाद दे, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस मामले में मुझे लगता है कि आप काउंसलर जो हैं, आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी हॉस्पिटल और उनके डॉक्टर्स की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उस हॉस्पिटल में आने वाले, उस डॉक्टर से मिलने वाले मरीज क्या कहते हैं। वो मरीज अगर ये कहें कि इन डॉक्टर की वजह से मेरी जान बच गई, ये डॉक्टर नहीं डॉक्टर के भेष में भगवान हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे। आपने सुना कि मरीजों ने कुछ इस तरह से ही बात की डॉक्टर लवकेश मित्तल के बारे में, इस हॉस्पिटल के बारे में, हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में। ये कहा कि अच्छी तरह का ट्रीटमेंट देता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि हीलिंग हॉस्पिटल जिस तरह के दावे करता है, चाहे वो ईएनटी के हों, चाहे लवकेश मित्तल स्लीप एपनिया के बारे में अपने दावे करते हों कि हम बेस्ट सर्जरी स्लीप एपनिया की करते हैं, वो बहुत ही सही साबित होते हैं, सच साबित होते हैं। अपने सहयोगी दलजीत के साथ संजीव कुमार, देश हरियाणा टीवी।